अरे भाई रुक्मणी कहाँ हो? मैं कब से चाय पकौड़ों का इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम अब तक लेकर आई ही नहीं। देखो तो बाहर बारिश आकर थम भी चुकी है, मगर तुम अब तक रसोई से बाहर नहीं आई। प्रकाश जी बालकनी में बैठे बैठे ही बोले। रुक्मणी जी जो कि पकौड़े तल चुकी थी, उन्हें प्लेट में डालते हुए बोली, आप भी हद करते हैं। मैं अब पहले की तरह जवान तो रही नहीं कि आपने हुक्म दिया और तुरंत आपका हुक्म पूरा कर दूं। अब उम्र के साथ काम करने की क्षमता भी तो ढल चुकी है मेरी। अब हर काम में समय लगता है मुझे। खैर, एक तरफ चाय बन रही है, बस दोनों ही चीजें साथ में लेकर आ रही हूँ। थोड़ी देर में रुक्मणी जी चाय और पकौड़े लाकर बालकनी की मेज पर रख देती हैं। प्रकाश जी पकौड़े खाते हुए बोले, रुक्मणी, भले तुम्हारी उम्र हो चली है, मगर तुम्हारे हाथों का स्वाद अभी भी वैसा ही बरकरार है जैसा पहले था। रुक्मणी जी शर्माकर बोली, इतने सालों से खाना बना रही हूं जी, हाथ का स्वाद कैसे बदलेगा? हाँ, अब आपकी कोई भी इच्छा तुरंत पूरी नहीं कर पाती हूँ, वो अलग बात है। प्रकाश जी बोले, खैर छोड़ो इन सब बातों को और पकौड़ों का मजा लो। बारिश भले थम चुकी है, मगर ये मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और गीली जमीन अभी भी महक रही है। रुक्मणी जी ने जैसे ही एक पकौड़े का टुकड़ा उठाकर खाया, उनके दांतों का दर्द फिर से शुरू हो गया और वो कराहने लगी। अपने हाथ में लिए हुए पकौड़े उन्होंने तुरंत नीचे रखे और गाल पर हाथ रख फिर से कराहने लगी और बोली, अब पहले जैसी बात कहाँ, ये दांत का दर्द पकौड़े कहाँ खाने देगा? प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, तुम्हारे दांतों का दर्द तो इतना बढ़ गया है कि तुमसे तो पकौड़े भी नहीं खाए जा रहे हैं। आज शाम को ही दांत के डॉक्टर के पास चलकर तुम्हारे दांत दिखाते हैं। आपको भी तो कानों से कम सुनाई देता है जी, आपकी भी तो कान की मशीन बनवानी है, मगर आपने भी तो अब तक मशीन नहीं बनवाई। आज रोशन की ऑफिस की छुट्टी है, उससे बात करती हूँ। रुक्मणी जी बोली, नहीं रुक्मणी, बार बार बेटे के सामने गिड़गिड़ाने से तो अच्छा है हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास चले जाएं। वैसे भी मैं तुम्हारा और अपना खर्चा अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों से ही तो पूरा करता हूँ। रोशन से तो मैंने बस साथ में चलने के लिए कहा था, वो तो इतना भी नहीं कर पाया हमारे लिए। रुक्मणी जी बोली, हो सकता है उस दिन रोशन को कोई काम आ गया हो, इसलिए उसने मना कर दिया हो। आज फिर से पूछ कर देखती हूँ। प्रकाश जी ने रुक्मणी जी को मना किया था बेटे से पूछने के लिए, फिर भी रुक्मणी जी नहीं मानी। वो रोशन से बोली, बेटा, मेरे दांत का दर्द काफी बढ़ गया है और तुम्हारे पापा के कान की नई मशीन बनवानी है। तुम हमारे साथ डॉक्टर के पास कब चलोगे? रोशन चिढ़ते हुए बोला, माँ, इतने छोटे से काम के लिए आप लोग बार बार मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग खुद भी तो जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मेरा साथ चलना जरूरी है क्या? रुक्मणी जी बोली, बेटा, तुम होगे तो हमें संतुष्टि रहेगी। वैसे भी कान की मशीन अलग अलग तरह की होती है और उसके दाम भी ज्यादा होते हैं। हम बूढ़ों को क्या पता कि कैसी मशीन लेनी है और मेरे नए दांत लगवाने हैं, उस विषय में भी तुम डॉक्टर से अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। रोशन फिर से बोला, माँ, आप दोनों को जो सही लगे ले लेना। वैसे भी मुझे आज सौम्या के साथ उसके मायके जाना है। हम दोनों का खाना वहीं है आज, इसलिए आप लोग अकेले ही डॉक्टर के पास चले जाइए। प्रकाश जी बेटे का ये रवैया देख गुस्से से भर चुके थे। वे बोले, बेटा, हम तुझसे दवाई या नई चीजों का 1 रुपया नहीं लेते, सिर्फ हमारे साथ चलने की उम्मीद करते हैं। मगर तुम्हारे पास सिर्फ हमारे लिए समय नहीं है, बाकी सभी के लिए तुम्हारे पास समय ही समय है। रोशन की पत्नी सौम्या ये सुनकर चिढ़ गई और चिल्लाकर बोली, पापा जी, जबान संभाल कर बात करिए। आप जिसे बाकी सब कह रहे हैं वो मायके वाले हैं मेरे, और मैं अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। रुक्मणी जी बात को संभालते हुए बोली, बेटा, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। तुम लोग जाओ, मैं और तुम्हारे पापा डॉक्टर के पास अकेले चले जाएंगे। रुक्मणी जी और प्रकाश जी शाम को डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उनके जाते ही रोशन की पत्नी सौम्या बोली, इन दोनों बूढ़ों ने तंग कर दिया है रोशन, ना जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। कभी कभी तो मन करता है मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊं। ये सब तुमसे शादी करने का परिणाम है। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। रोशन बोला, जाने मन मेरी जाने बाहर, ऐसी बातें मत करो यार। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और रही बात मेरे माता पिता की, तो मैं भी तो इनसे छुटकारा पाने का उपाय ही ढूंढ रहा हूं। सौम्या बोली, इनको नींद की गोलियां देकर मार देते हैं,
सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और हमें इन लोगों से छुटकारा भी मिल जाएगा। इस पर रोशन बोला, पागल हो गई हो क्या? जिंदगी भर जेल में चक्की पीसने का इरादा है क्या? सौम्या बोली, तुम तो बस बहाने बनाओ, साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुमको इनको जिंदगी भर यहाँ रख कर मेरी छाती पर मूंग डलवाने हैं। उतने में रोशन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और सौम्या को सारा आइडिया बताकर वो बोला, बस आज से आदर्श बहू बेटा बनने की तैयारी कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो और अभी चलो तुम्हारे मायके, वरना देर हो जाएगी और आज रात से ही हमारा नाटक हमें शुरू कर देना पड़ेगा। डॉक्टर के पास से लौटते समय प्रकाश जी बोले, देखा मैंने कहा था ना कि बेटे से साथ चलने की भीख मत मांगो, मगर तुम ठहरी भोली भाली, आखिर आज फिर बेइज्जती करवा ली अपनी। रुक्मणी जी बोली, आपको भी ना बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, छोड़ दीजिए अब गुस्सा, बेटा बहू भी एक दिन सुधर जाएंगे, देखना आप। रात को जब दोनों वृद्ध दंपति घर लौटे तो सौम्या ने उन्हें गर्म गर्म खाना दिया और फिर गर्म दूध भी ले आई। ये देखकर रुक्मणी जी और प्रकाश जी की बूढ़ी आंखें आश्चर्यचकित रह गई। फिर जैसे ही दोनों ने दूध खत्म किया, सौम्या रुक्मणी जी के पांव दबाने बैठ गई। पीछे से रोशन भी आकर प्रकाश जी के पैर दबाने लगा। ये देखकर वो दोनों सोचने लगे, चलो अच्छा है, भगवान ने वक्त रहते इनको सद्बुद्धि दे दी। दरअसल अब तक रोशन और सौम्या हर बात पर अपने माँ पिताजी को बस झिड़कते आए थे और आज अचानक बेटे बहू को अपनी सेवा करते देख दोनों को खुशी हो रही थी। रुक्मणी जी बोली, देखा आप मुझे गंवार समझते थे, मैं सही कहती थी ना, बेटा बहू एक दिन सुधर जाएंगे। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी दरअसल मैंने तुम्हें एक बात कभी नहीं बताई। एक बार मैंने रोशन और सौम्या को बात करते सुन लिया था। सौम्या रोशन से कह रही थी, तुम्हारे माता पिता एक नंबर के गंवार लोग हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ अब उनका दिमाग भी सठियाने लगा है। ये सुनकर रोशन ने भी सौम्या की हाँ में हाँ मिलाई थी। तब से मैं बेटे बहू की नीयत जान चुका हूँ और किसी भी काम में इन पर निर्भर नहीं रहना चाहता, मगर अब शरीर बूढ़ा होने लगा है, ना चाहते हुए भी दिल भगवान से प्रार्थना करता है कि हमारे बेटा बहू हमें इज्जत और प्यार दें, बाकी हमें और चाहिए ही क्या इनसे। रुक्मणी जी बोली, भगवान ने आपकी बात सुन ली, देख लिया ना आज आपने हमारे बेटा बहू हमें कितनी इज्जत और प्यार दे रहे हैं। ना जाने फिर भी क्यों प्रकाश जी का मन विचलित था और उनके भीतर से आवाज आ रही थी कि दाल में कुछ तो काला है, मगर रुक्मणी जी को बताकर कुछ फायदा नहीं था। वो तो बेटे बहू के प्यार में इतनी अंधी हो जाती थी कि उन्हें प्रकाश जी ही गलत लगने लगते। दूसरे दिन रोशन बोला, माँ पिताजी बहुत दिन हो गए आप दोनों के साथ वक्त बिताए, चलिए हम सब कल कहीं घूम आते हैं। रुक्मणी जी और प्रकाश जी ने भी हामी भर दी, मगर प्रकाश जी बोले, बेटा कल तो इतवार भी नहीं है, तुम्हें कल समय मिल जाएगा। रोशन बोला, माँ पापा मुझे माफ करिएगा, जो मैं इतने समय से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। ना जाने हम कितने दिन साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो। ये सुन रुक्मणी जी की आंखों के कोर गीले हो गए और वो बोली, जुग जुग जियो बेटा, मैं जानती थी तू मेरा अच्छा बेटा है। मैं हमेशा तेरे पापा से कहा करती थी कि हमारा बेटा वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। अगले दिन सुबह वे लोग घूमने चल दिए। रुक्मणी जी के कहने पर रोशन ने उन्हें 2-3 मंदिरों के दर्शन करवाए और फिर होटल में खाना खिलाया। इसी तरह शाम हो गई। शाम को एक सुनसान हाईवे जहां चारों ओर घना जंगल था, वहां रोशन की कार खराब हो गई। कार खराब होना रोशन और सौम्या के प्लान का एक हिस्सा था। सुनसान हाईवे को देख वृद्ध दंपति डर गए और बोले, बेटा अब क्या होगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, रास्ता बिल्कुल सुनसान है, यहाँ तो कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। रोशन बोला, आप दोनों कार से उतरकर बाहर उस पत्थर पर बैठिए, मैं और सौम्या गाड़ी को धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। दोनों गाड़ी को जबरदस्ती धक्का देने का नाटक करते हैं और आगे चलकर गाड़ी में बैठकर अपने प्लान की जीत की खुशी मनाते हैं। वो दोनों अपने माता पिता को उस सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़कर चले जाते हैं, जहां चारों ओर घना जंगल था। रात को किसी जंगली जानवर के आने का भी अंदेशा था। अंधेरा ज्यादा हो जाने के बाद बेचारे दोनों बूढ़े घबराने लगते हैं कि अब तक बेटा बहू वापस क्यों नहीं आए। दोनों डर के मारे वहीं एक जगह बेटे बहू के वापस आने की आस में बैठे रहते हैं, मगर अब तक कोई ना आया था।
सुनसान हाईवे और घना जंगल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रकाश जी बोले, रुक्मणी, क्या तुम्हें लगता है कि अब भी तुम्हारे बेटा बहू वापस आएंगे? रुक्मणी जी तो बेचारी असमंजस में पड़ गई थी कि ये क्या हो गया। बेटा बहू गाड़ी लेकर आखिर ऐसे कहां ओझल हो गए हैं कि 2 घंटे तक वापस नहीं आए। वे दोनों हमें इस घने जंगल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उतने में वहां से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी गुजरती है, जो उन्हें वहां अकेले देख गाड़ी रोककर सारा वार्तालाप करते हैं। सभी को साफ साफ समझ आ गया था कि बेटा बहू उन्हें यहाँ ऐसे ही मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए हैं। ऑफिसर उन्हें अपने क्वार्टर में ले गया, उन्हें खाना खिलाया और बोला, आपके बेटा बहू कानून से ज्यादा आपके अपराधी हैं। बताइए उन्हें कैसे सजा देनी है? दोनों दंपति जो अब तक बेटे बहू की इस हरकत पर हैरान थे, वे कहते हैं, वे लोग जिस घर में रह रहे हैं वो घर हमने पाई पाई जोड़कर बनाया है। वो घर हमें वापस चाहिए और सजा तो उनको ऐसी देनी है कि सारा जग याद करे। ऑफिसर, जिसका नाम प्रताप सिंह था, रोशन के घर जाकर नोटिस पकड़ाता है और कहता है, ये घर सरकार की प्रॉपर्टी पर बना है, 10 दिन में ये घर खाली करो, वरना वो उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल देगा। रोशन और सौम्या जो अब तक खुशियां मना रहे थे, ये सुनकर दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। पुलिस अफसर के कहने के बाद रोशन कई सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटता है, मगर वो कहते हैं ना, जिसकी नीयत साफ नहीं होती भगवान भी उसका साथ नहीं देते। रोशन का किसी ने साथ नहीं दिया और उसे वो घर खाली करके किराए के मकान में आना पड़ा। किराए के मकान में आते ही रोशन पर रिश्वत लेने के इल्जाम के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अपने ही माता पिता को यूं सुनसान हाईवे पर अकेले छोड़ने की सजा मिल रही थी आज दोनों को। रोशन और सौम्या अब सड़क पर आ गए थे और दोनों अपने द्वारा की गलती पर बहुत रो रहे थे। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वो दोनों अपने माँ पिता को ढूंढने निकलते हैं। रोशन सौम्या से बोला, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आता तो आज मेरा ये हाल ना होता। सौम्या बोली, तुम्हारे माता पिता को हाईवे पर छोड़ने का घटिया प्लान तुम्हारा था, समझे? रोशन बोला, सौम्या, तुमने मेरे कान भर भर कर मुझे अंधा और बहरा बना दिया था, इसलिए मैंने ऐसा घटिया प्लान बनाया कि अपने ही माता पिता को घने जंगल में सुनसान हाईवे पर छोड़ आया। ना जाने क्या हुआ होगा बेचारों का। और वो रोने लगा। सौम्या भी रोते हुए बोली, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता होगा जो हमने उनके साथ किया है। प्रताप सिंह ये सारा तमाशा देख रहा था। वो दोनों को अपनी जीप में बिठाता है और उनके पुराने घर ले जाता है और कहता है, तुम्हारे माँ पिताजी अंदर हैं। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना तुम दोनों से जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाता, समझे? तुम जैसे बच्चों से तो भगवान बे औलाद रखे लोगों को, कम से कम वो सुख शांति से तो जी पाएंगे। रोशन और सौम्या घर के अंदर जाकर अपने माता पिता के कदमों में गिर जाते हैं। खुशी, दुख, शर्मिंदगी, पीड़ा, सारे भाव उनके चेहरे पर उमड़ आते हैं। प्रकाश जी रोशन के गाल पर कसकर एक तमाचा जड़ देते हैं। रोशन अपना दूसरा गाल भी आगे करके बोलता है, मारिए पिताजी, मुझे मारिए, मैं आपका और माँ का गुनहगार हूँ। दूसरी तरफ सौम्या भी जोर जोर से रोते हुए बोली, हाँ माँ, आप चाहे हमको जो सजा दें, मगर हमें माफ कर दीजिए। रुक्मणी जी बोली, रोशन, मैंने तुम पर अंधों की तरह विश्वास किया था। जब भी तुम दोनों गलती करते थे, मैं तुम्हारे पिताजी को समझा बुझाकर मना लेती थी, मगर इस बार तो तुमने हमको मरने के लिए ही छोड़ दिया। इस गलती की माफी नहीं मिल सकती तुम्हें। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। प्रकाश जी और रुक्मणी जी ने मुंह फेर लिया, मगर रोशन और सौम्या उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। रोशन बोला, माँ पिताजी, आपसे गद्दारी करके मैं दुख ही झेल रहा हूँ अब तक। मेरी नौकरी चली गई, मैं सड़क पर आ गया, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है माँ पापा। सौम्या बोली, माँ पिताजी, मैंने बहुत पाप किए हैं, तभी तो आज हमारी ये हालत है। मैंने पल पल रोशन को भड़काया और हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मगर धोखेबाज इंसान कभी सुखी नहीं रहता माँ पापा। ये बात भले देर से ही सही हमें समझ आ गई है। रोशन और सौम्या बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं। प्रकाश जी और रुक्मणी जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वे उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर बच्चे कैसे भी हों, माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी गलती को माफ करने का कलेजा माता पिता ही रख सकते हैं। ये सब देखकर ऑफिसर प्रताप सिंह भी अपनी राह चल देते हैं, क्योंकि नाटक और असलियत में
उन्हें फर्क समझ आ रहा था और वे देख चुके थे कि रोशन और सौम्या अब सुधर चुके हैं। 2 साल बाद माता पिता की दुआओं से सौम्या की गोद भर चुकी थी, जो कई साल तक सूनी रही थी। दोस्तों, माता पिता की दुआओं और बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है, इसलिए उनका दिल कभी ना दुखाएं। बच्चों की लाख गलतियों के बाद भी माता पिता का दिल इतना बड़ा होता है, मगर ना जाने बच्चे माता पिता के बूढ़े हो जाने के बाद उनके साथ इतना बुरा सुलूक कैसे करने लगते हैं। क्यों वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।